हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि घटना चक्र। तो आज से लगातार डेली एक घटना चक्र का जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस जितने भी चैप्टर हैं घटना चक्र में आते हैं। और हमारे बीपीएससी 72 के लिए और बीपीएससी एईडीओ के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए हम लोग मिलकर एक सेशन स्टार्ट करने वाले, जो कि घटना चक्र सीरीज होगा। ठीक है, घटना चक्र सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में। और जितना भी बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें को घटना चक्र से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड ये घटना चक्र यूपी पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी है। तो फिलहाल हम बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए इस कंटेंट को तैयार करने वाले हैं, इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, इस सीरीज़ को। तो यह घटना चक्र सीरीज 72 जो बीपीएससी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम थ्योरी पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल, तो इसका कुछ नोट्स है पाषाण काल पर, तो हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो थे, ठीक है, किंतु उनके अपठ्य दुर्बोध होने के कारण उसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल मतलब कोई साक्ष्य नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में भी लिपि तो था, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया कोई भी इंसान आज तक, तो इसलिए वह आदि ऐतिहासिक काल में वह चला गया। तो फिर आगे है कि जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। मतलब जब से हमें, जैसे कि सिंधु सभ्यता से हमें लिखित वर्णन कुछ कुछ मिल रहा है, हालांकि सिंधु सभ्यता के भी लोग नहीं पढ़ पाए, तो ऋग्वैदिक काल से जो भी हमें मिला है लिखित वर्णन, तो हमें ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता आते हैं। ये देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता आती है, जो कि आदि इतिहास में आता है। आदि ऐतिहासिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि आदि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की तो है, तो आदि ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सही बात है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमें प्रॉपर लिखित साक्ष्य मिलने लगा, तो ऐतिहासिक काल कहलाने लगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम पढ़ते हैं कि संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण युग को तीन चरणों में विभाजित करते हैं हम, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो वह है उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 काल खंड में विभाजित करेंगे, जो कि पहला है पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, यानी कि हस्त, कुठार, खंडक यहाँ मिला था। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, यहाँ फलक उपकरण मिले थे। एंड तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, यहाँ दक्षिणी खुरचनी उपकरण आदि मिले थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो पुरापाषाण काल के 3 हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल एंड तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो कह रहा है कि सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी से हमें चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरै अत्तरिम पक्कम एंड हैंड्स एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्विलर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस वुड ब्रिटिश भूवैज्ञानिक हैं। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और रॉबर्ट ब्रूस पुरातत्व थे। ठीक है, ब्रूस वुड एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने तमिलनाडु के चेन्नई में पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ठीक है, याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अत्तिमरमकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे। ठीक है, विलियम किंग ने पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, फिर आया कि वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी में इलाहाबाद, ये तो हो गया। हाँ, बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा ने के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। ठीक है, बेलन घाटी में 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बेलन घाटी में इलाहाबाद के हाँ, तो बेलन घाटी में तो हो गया। हाँ, उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के दौदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय से सुरक्षित है। एंड फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड एंड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया था। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूरा पाषाण यानी प्राकृतिक। ठीक है, ये प्रधानतः शिकार पर डिपेंड थे और उनका भोजन मांस कंदमूल हुआ करता था। पूरा पाषाण काल में शिकार करते थे, मांस कंदमूल खाते थे, पूर्णतः प्राकृतिक। ठीक है, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण इसका कच्चा मांस खाते थे। इस युग के मानव मुख्यतः शिकारी थे। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। शिकारी पशु नहीं पालते थे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब आर्किबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने विविध क्षेत्र से शैलचित्र खोज निकाली। ठीक है, मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के वो छोटे औजार हैं। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर जो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। और गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण पुरास्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदा यूपी से हड्डी से सिक्के प्राप्त हुए हैं। एंड जी.आर. शर्मा ने महदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एंड कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा है। ठीक है,
तो हाँ, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदया, सराय, नाहर, राय, दमदमा तीनों ही एक ही स्थलों से हड्डी के उपकरण आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए। ठीक है, दमदमा में 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान यानी कि जोड़े में है एंड एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं एंड 6 समाधान एक एक कंकाल मिले हैं सिंगल में एंड इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय ने ऐसी समाधि मिली है, राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव सब एक साथ दफनाए हैं। सराय नाहर राय से तो एक जगह का नाम है सराय नाहर राय, वहाँ से मानव सब का एक साथ 4 मानव कंकाल मिले। ठीक है, यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। ठीक है, आवास क्षेत्र में के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली अंडाकार थी। अबिंद क्षेत्र के लेखन शिलाश्रय के संख्या मध्यपाषाण कालिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन्स आर सिकॉन के अनुसार लेकिया में कुल 27 मानव अस्थियां मिली है। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ, ये याद रखना है। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ और भीलवाड़ा से। ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है भीमबेटका। ठीक है, अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इसमें यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका चलचित्रों को विश्व का विरासत सूची में सम्मिलित किया। ठीक है, यूनेस्को ने भीमबेटका चलचित्रों को विश्व के विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में। ठीक है, खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। ठीक है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा है। ठीक है, नवीनतम खोज है, जबकि प्राचीनतम पहले मिला था कोल्डिवा एंड जो रिसेंटली प्राप्त हुआ है मतलब कि बहुत सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ तो कोल्डिवा। फिर उसके बाद जो नया प्राप्त हुआ इधर नवीनतम था, लेकिन हाँ वहाँ पहले हो रहा था तो वो हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये चीन के यांगची नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। ठीक है, मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम यानी कि जम्मू कश्मीर
का इलाका है बुर्ज़होम, वहाँ से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से बुर्ज़होम से प्राप्त हुए। गर्त आवास इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की थी। तो बुर्ज़होम का खोज किसने किया? 1935 में डी टेरा पीटरसन ने। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण स्थल है। गुफ कराल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार का गुहा, ठीक है, कुम्हार का गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में है, ठीक है। यहाँ से नवपाषाण अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद से, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार के एस्पेक्ट से चिरांद बिहार के सारण में है। नवपाषाण अवशेष मिले। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित है। स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ठीक है। संगन कल्लू, ठीक है। पीकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविर के जले अवशेष है। आग का उल्लेख नवपाषाण काल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का आविष्कार नवपाषाण काल, ठीक है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, हम सभी जानते हैं। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इस कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाएगा। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे का संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड दक्षिण पूर्वी भारत में देख सकते। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। आहड़, बराथल, बागोड़, अजोनिया, गिलहत, ठीक है। ये पुरास्थल बनास नदी के बनास घाटी में है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ की प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना घरों को चहार दीवारी से घिरा गया। आहड़ के पास गिलुंद से मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंट भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं, ठीक है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं, याद रखना है। आहड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। वही यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी हुई है, ठीक है। लाल और काले रंग का मृदभांड है एंड उस पर सफ़ेद रंग की चित्रकारी करी है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशेष रही है। एंड पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवडाटोली प्रमुख स्थल है। नवडाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। तो HD संकालिया ने नवडाटोली का उत्खनन कराया था। यहाँ से मिट्टी, बाँस, फूस के बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले थे। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख किरण है, ठीक है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ पाक हड़प्पियन लक्षण दिखते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पीय प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियाँ मालवा क्षेत्र में हैं एंड ये अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्ट
एकता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश की कायथा एवं एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुराय स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरबे नवाशा एवं दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक जिला में। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट एक बार पढ़ लेने में फ़ायदा है क्योंकि ध्यान में रहेगा। ये सभी पुराय स्थल जोरबे संस्कृति के हैं। ठीक है, अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरबे स्थलों से प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है, नेवासा जो कि जोरबे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। पटसन, ठीक है, तो पटसन से प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, टोटीदार पात्र परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ओके, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थल में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों में फर्श पर दफनाया जाता था। उत्तर से दक्षिण दिशा में, याद रखना। नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। ठीक है, उत्तर दक्षिण मतलब हाँ समझ। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले। पश्चात अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनामगांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलेबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते हैं, जबकि सरदार प्राय केंद्र वाले में स्थान में रहते हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडु, राजर, डिब्भी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है बिहार में सिलवार, सोनपुर और ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरसन बिहार एंड मध्य प्रदेश में रहने वाले टोटी वाले जलपात्र घोड़ीदार तस्तरियाँ और घोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ठीक है, थोड़ा सा और है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि कार्य करते थे। ये गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे, हिरन का शिकार करते थे। कुओं के अनाज, गेहूँ, चावल था। ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र का बोर्ड। ठीक है, बाजरे का भी खेती करते थे। एंड ताम्रपाषाण युग में लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्ट्रेटाइट एंड क्वार्टजाइट क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों को मन के गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा की चरखी और तकलियाँ मिली थी। ठीक है, मालवा से चरखा और तकलियाँ मिली है। ठीक है, महाराष्ट्र के में कपास, सन, समेल के रुई बने धागे मिले हैं। इनामगांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्प, चूना बनाने वाली और खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनामगांव में मातृदेव की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली टूट शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियाँ यह सूचित करती है कि वृषभ शाण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक है, अब पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान्य तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में
रखा जाता था कि दो दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में, ठीक है। महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, ओके। एंड पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी से भारत में आंशिक समाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश में मुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार, 102 चांदी के पतले प्लेट हैं, ठीक है, ओके। कहा था कि एक घर में जहाँ तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की बोलियाँ की हार पत्थरों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगनकल्लू, मस्की हल्लू आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियाँ प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति की अधिक प्रमाण मिलता है। तो अब लास्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1861 में, ओके। कनिंघम को 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठन हुआ। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया। 1902 में जॉन मार्शल कार्यभार ग्रहण किया। दैट्स ऑल। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस वुड कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, ओके। देन आगे में देख सकते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस वुड एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ओके। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने यह विभाजन किया था? तो यह विभाजन किया था थॉमसन ने, ठीक है, देखिए ना, थॉमसन ने इसका विभाजन किया था, ओके। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में, ठीक है। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में, आप लोग देख सकते हैं, है ना। आगे निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो महादया से एंड सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो महादया से एंड सराय नाहर से, ओके। आगे बढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए थे हड्डी के उपकरण और महादहा से। याद रखना कि हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से एंड महादया से। इसको कोट करना है, सजाना है, तो एक बार देख लेते हैं। सीधा ही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा ही है, पहले 4 होगा, ठीक है। पहले महादहा होगा, फिर 2 नंबर में होगा लेखिया एंड फिर होगा पैसरा एंड देन फिर होगा वीरवार, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये सही आंसर है। पहले महादहा होगा, फिर लेखिया होगा, फिर पैसरा होगा एंड फिर वीरवानपुर होगा, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। यहाँ पे महादहा, फिर लेखिया, फिर पैसरा, फिर वीरवान, ओके। एक बार फिर बता देते, जब खैर समझ गए होंगे आप सब। वैसे 3 मानव कंकाल कहाँ मिला था? तो एक ही कब्र से दमदमा में 3 मानव कंकाल मिला था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, दमदमा। ऑलराइट, आगे बढ़ते। खाद्यान्नों की कृषि
सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, जो कि गेहूं की कृषि से हुई थी। ठीक है, खाद्यान्नों की सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। ठीक है, गेहूं की वो भी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में मिलता है। ओके, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हो? तो नर्मदा घाटी। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब ठीक है, जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ था। ठीक है, फिर दूसरा जो होगा वो गेहूँ होगा। भारतीय उपमहादेश द्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो लहुरा द्वीप में प्राप्त हुए थे। ओके, लहुरा द्वीप में। भारतीय उपमहादेश में द्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ में। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ में। ओके, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ में। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? ठीक है, कृषि का प्रमाण प्राप्त हुआ मेहरगढ़ में। ओके, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? तो मेहरगढ़, अभी तुरंत बताया। भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ में। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ धान है। तो एक दोनों ही सही है, दोनों कथन सही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अनेक उत्खनित स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, सही है। एंड दूसरा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ एवं धान है। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थानों से मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर में। ठीक है, बागोर में। किन स्थानों से मध्यकालीन पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर में। किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग कहते हैं। ठीक है, चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। आहर सभ्यता के बारे में कौन कथनों पर विचार कीजिए? आहरवासी तांबा गलाने जानते थे, वे लोग चावल से परिचित नहीं थे। यह कथन 3, धातु का काम आहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। कथन 4, यहाँ से काले लाल रंग के मृदवान मिले जिस पर समानता सफेद रंग के ज्यामितिक आकृति उकेरी गई थी। तो 4 नंबर तो सही लग रहा है एंड 1 नंबर भी सही लग रहा है। देख लेते हैं, 1, 2, 1, 3 और 4 सही है, यानी कि इसका एक सही है। आहरवासी तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम आहरवासी और अर्थव्यवस्था साधन था। एंड 4, यहाँ के काले रंग के मृदवान मिले थे जिन पर समानता सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। निम्न में किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो वो है मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है।
वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो मृतकों को दफनाने के स्थान के डाक का टीला किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू। डाक का टीला नवपाषाणी स्थल से संबंधित संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं का शैलचित्र हम सभी जानते पढ़े हुए होंगे। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो अब्दुल्ला रायगंज रायगंज में, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भीमबेटका गुफा अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ठीक है, तो इसका भी भीमबेटका हो जाएगा। किस भारतीय पुरातत्वविदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व का खोजा? तो VS वाकनकर। यानी कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों से प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? VS वाकनकर। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो VS यानी कि विष्णुधर वाकनकर। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर याद रखना है। गैरिक बृहद्वाण पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, गैरिक बृहद्वाण पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण ही होगा, उत्तर से दक्षिण में महाराष्ट्र में दफनाते थे। ठीक है, तो किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था? तो बुर्जहोम में। ठीक है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी समाधान के रूप में प्राप्त हुआ था? तो बुर्जहोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम में। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था बुर्जहोम में। गर्त आवाज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम में। गर्त आवाज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम में। ओके, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित को विचार कीजिए, यानी कि मिलान करना है। तो इनमें हो रहा है कि कौन सा असुमलित है? ठीक है, 2 और 3 सुमलित है। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है, टेराकोटा कला सॉरी, गणेश्वर ताम्र कलाकृति। तो ये दोनों याद रखना है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है, जबकि गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ हैं। ओके, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो लेखहिया से सर्वाधिक विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ? तो लेखहिया है। ठीक है, लेखहिया। कथन है नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और दूसरे अभिकथन से कहा गया है। ठीक है, कारण कहा गया है। तो कथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी से प्रव्रजन किया। ए है कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो देख लेते हम क्या उसका इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए, यानी कि ए और बी दोनों सही है, कथन एंड कारण दोनों ही सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, कथन एंड कारण सही है। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल के काल के अंत में गंगा घाटी से प्रव्रजन किया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो सुखाड़ आ गया, नाश करने लगे थे। ओके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का। ठीक है, संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का।
भारतीय पुरातत्व का जनक है तो अलेक्जेंडर कर्निघन। भारतीय पुरातत्व का जनक है तो अलेक्जेंडर कर्निघन। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वह है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। ठीक है, भोपाल में है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। अंतिम तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज देखिए और इस समझिए। और मैं हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगी। इन घटना सीरीज को हम 72 BPSC क्रैक करवा के रहेंगे इसके द्वारा।